गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 12 परिमाप और क्षेत्रफल यानी कि पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले हम पढ़ेंगे परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होता है। किसी आकृति की चारों ओर की दूरी जिसमें आकृति बनी है कि परिमाप और उस आकृति का परिमाप कहलाती है। जैसे समबाहु का परिमाप क्या होगा, एक भुजा की लंबाई गुणा भुजाओं की संख्या। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3 गुणा एक भुजा की लंबाई। वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा एक भुजा की लंबाई। और आयत का परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, जहां एल लंबाई है और वी हो गई चौड़ाई। तो और क्षेत्रफल के सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई और आयत की चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। ये सब क्षेत्रफल के सूत्र हैं। चलो उदाहरण नंबर 1 से पढ़ते हैं। आयतकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी चौड़ाई 50 मीटर और लंबाई है 150 मीटर। तो आयत की लंबाई दे रखी है हमें 150 मीटर, आयत की चौड़ाई में दे रखी है 50 मीटर। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया 150 गुणा 50, 15 पंजे 75, तो वर्ग मीटर इसका उत्तर हो गया। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। एक आयतकार दीवार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका परिमाप 40 मीटर हो, तो दीवार की रंगाई में क्या खर्च आएगा। यदि रंगाई का खर्च 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो हमने माना चौड़ाई बी है तो लंबाई बराबर बी जमा 4। तो आयत की परिमाप 40 मीटर हमें 40 मीटर हमें दे रखी है। तो परिमाप यानी कि पी बराबर हो गया 2 जमा लंबाई गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो 40 बराबर हो गया 2 और बी जमा 4 और बी। ठीक है, ये इसकी हमने इससे गुणा करी बी, ये बी और बी जमा होके 2 बी जमा 4 हो गया, 40 बटे 2 हो गया यानी कि 20 हो गया ये। तो 2 बी बराबर हो गया 20 घटाव 4 यानी कि 16। बी बराबर हो गया 16 बटे 2 यानी कि 8, 2 अट्ठे 16। लंबाई कितनी हो गई 8 जमा 4 यानी कि 12 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 12 अट्ठे 96 वर्ग मीटर। रंगाई का प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना है 15, तो रंगाई का 96 वर्ग प्रति मीटर खर्च हो गया। 96 को हमने 15 से गुणा कर दिया यानी कि 14 से 40 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी भुजा AB को x तक बढ़ाए। AB को हमने x तक बढ़ाया। अब बिंदु D और C से क्रमशः भुजा AX पर लंब DF और CF खींचिए। CF और DF हमने बना लिया। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र आयत DEFC के बराबर होगा। DEFC के बराबर हो गया ना क्षेत्रफल, तो ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो गया आयत DEFC यानी कि D गुणा DC, ऊंचाई गुणा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई यानी कि A बराबर B गुणा H हो गया। और समांतर चतुर्भुज का आधार क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्षेत्रफल बटे आधार, ये इसके सूत्र हो गए। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज MNR लीजिए, MN और R ले लिया, जिसमें बिंदु R पर MN के बाद बिंदु N पर MR के बाद समांतर रेखा खींची। ये 7 समांतर रेखा हमने खींची जो एक दूसरे को D पर काटती है। ये यहाँ कट रही है एक दूसरे को। बिंदु R से MN पर एक लंब RL खींचिए। MN पर एक लंब RL हमने खींच लिया। अतः अब MNDR एक समांतर चतुर्भुज हो गया।
ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा बी गुणा एच, यानी कि 1/2 गुणा mn गुणा RL। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या वो हुआ सूत्र? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। निम्न चित्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? आधार गुणा ऊंचाई। आधार है इसका 5, ऊंचाई है इसकी 3, तो 5 गुणा 3 यानी कि 15 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर हो। दूसरा है आधार 4.5 है, लंबाई 6 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास 6.5 है, ऊंचाई हमारी 4.5 है। इन दोनों की गुणा कर दी, हो गया 29.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। पी क्यू आर एक्स एक समांतर चतुर्भुज है। इनका क्षेत्रफल तो 88 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके लंब की लंबाई, ऊंचाई ज्ञात करो यदि आधार की लंबाई 11 सेंटीमीटर। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 88 वर्ग सेंटीमीटर, और चतुर्भुज का आधार हो गया 11 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें दे रखा है, आधार हमें दे रखा है, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ऊंचाई बराबर हो गया क्षेत्रफल बटे आधार। इससे इसको काटा, 11 8 88, 8 सेंटीमीटर हो गया इसका उत्तर। ठीक है बच्चों। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। निम्न त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताइए। पहला है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका 7 है, ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो आधार तो 7 है और ऊंचाई 7 है, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/7 गुणा 4, 2 से काटा, 7 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर की पावर 2। दूसरा है, इसका ऊंचाई है 6, आधार 8 है। वैसे निकलेगा, आधार 8 है, ऊंचाई 6 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा 8 गुणा 6, 2 चौक 8, 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे ही तीसरा है, इसका ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर, आधार 5.5, तो आधार 5.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 5.5 गुणा 6.5, इनकी गुणा करी आपस में, तो ये हो गया 17.87 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आयताकार मार्गों का क्षेत्रफल कैसे निकालें। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं की लंबाई, यानी कि L जमा बी जमा L जमा बी, यानी कि 2L जमा 2B, 2L जमा बी। और तो आयत का परिमाप हो गया 2 लंबाई जमा चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि A बराबर L गुणा B। और आयत की लंबाई होती है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, यानी कि L बराबर A बटे B। आयत की चौड़ाई होती है क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी कि B बराबर A बटे L। और वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल, A जमा A जमा A जमा A, यानी कि 4A। तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा। ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी A गुणा A, तो A की घात 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा की पावर 2। क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में लिखा जाता है। भूमि की माप एयर और हेक्टेयर में ही की जाती है। एक एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं, और एक हेक्टेयर में 100 गुणा 100 वर्ग मीटर, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। पहला, खेल के एक मैदान की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। उस मैदान का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल देखते हैं इसका। मैदान की लंबाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर, मैदान की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। अब मैदान का परिमाप बराबर क्या हो गया? 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई है हमारी 60 मीटर, चौड़ाई है हमारी 40, 60 और 40 100, 2 गुणा 100 यानी कि 200 मीटर हो गया। अब मैदान का क्षेत्रफल बताते हैं। तो परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 60 गुणा 40, 6 चौक 24, 2400 वर्ग मीटर। ठीक है। तो परिमाप हो गया 200 मीटर और क्षेत्रफल हो गया 2400 वर्ग मीटर। उदाहरण नंबर
2 देखते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। मैदान का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 0.5 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग इकाई मीटर होते हैं। तो इसको इससे गुणा करें तो 5,000 वर्ग मीटर हो गया। अब आयताकार मैदान की दूसरी भुजा, मैदान का क्षेत्रफल बटे पहली भुजा यानी 5,000 बटे 125, 125 दूनी चौके 500 और शून्य ऐसे ही, तो हो गया 40 मीटर इसका उत्तर। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। एक वर्गाकार शीट की एक भुजा 15 सेंटीमीटर की है। शीट का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। शीट का वर्गाकार शीट की एक भुजा लिखेंगे 15 मीटर। शीट का क्षेत्रफल भुजा की पावर 2 यानी कि 15 की घात 2 वर्ग सेंटीमीटर। 15 की गुणा करी 225 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। और हमें निकालना है शीट का परिमाप। तो 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा 15, 15 चौके 60 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर। ठीक है, इसके अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे रास्ते सहित बाग की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई है 30 मीटर। तो बाग का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 60 गुणा 30, 1800 वर्ग मीटर का। अब रास्ते के बिना बाग की लंबाई कितनी हो गई? 60 मीटर में से 2 मीटर जमा 2 मीटर। ठीक है, तो 60 में से 4 घटा दिया 56 मीटर हो गई। और रास्ते के बिना बाग की चौड़ाई हो गई 30 में से 2 जमा 2 यानी कि 30 में से 4 को घटा दिया तो 26 मीटर हो गई। इसमें से ये और ये घटाएंगे, इसमें से भी ये और ये घटाएंगे। ठीक है, अब रास्ते के बिना बाग का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 56 मीटर गुणा 26 यानी कि 1456 वर्ग मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो रास्ते सहित क्षेत्रफल और घटाव रास्ते के बिना क्षेत्रफल, तो ये हो गया 1800 वर्ग मीटर और ये हो गया 1456 वर्ग मीटर, तो ये हो गया 344 वर्ग मीटर और यही हो गया हमारा उत्तर। तो रास्ते का क्षेत्रफल हो गया 344 वर्ग मीटर। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। एक पार्क की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ी जगह फुलवारी के लिए छोड़ी गई है। तो इस जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब फुलवारी वाली जगह का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले पार्क की लंबाई तो हमें 40 मीटर दे रखी है, पार्क की चौड़ाई 25 मीटर दे रखी है। तो पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया यानी कि 40 गुणा 25 यानी कि 1000 वर्ग मीटर हो गया। अब पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी जगह है, तो अतः जगह सहित पार्क की लंबाई 40 जमा 2 जमा 2 यानी कि 44 हो गया। और जगह सहित पार्क की चौड़ाई 25 जमा 2 जमा 2 यानी कि 29 मीटर हो गया। जगह सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या हो गया? 44 गुणा 29 यानी कि 1276 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, अब जगह का क्षेत्रफल बताना है तो क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल में से घटाएंगे पार्क के क्षेत्रफल को। 1276 वर्ग मीटर में से 1000 को घटाएंगे तो ये बचा 276 वर्ग मीटर और यही हो गया हमारा उत्तर। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई तो 65 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर हो। मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़े एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए आयत की भुजाओं के समांतर 2 रास्ते हैं। ठीक है, रास्तों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इन रास्तों पर फर्श करने का खर्च 150 प्रति वर्ग मीटर है तो कुल कितना खर्च होगा? सबसे पहले हम रास्ते EFGH का क्षेत्रफल निकालेंगे। EFGH इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई तो 65 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर। ठीक है, लंबाई तो और ये 3 मीटर दे रखा है ना, तो ये हो गया 195 वर्ग मीटर। अब रास्ते PQS का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब निकालेंगे हम PQR का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे। PQRS का क्षेत्रफल इस वाले रास्ते का 3 मीटर है, लंबाई तो 35 ही है और चौड़ाई 3 है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 105 मीटर हो गया। अब उपनिष्ठ रास्ते MNOP का क्षेत्रफल दोनों रास्तों के क्षेत्रफल में सम्मिलित है, अतः संपूर्ण रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? EFGH का क्षेत्रफल जमा PQRS का क्षेत्रफल भाग हटाएंगे MNOP का
क्षेत्रफल को हटा देंगे तो 195 वर्ग मीटर में से जमा करेंगे 105 और 9 वर्ग मीटर को हम घटा देंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ा 300 वर्ग मीटर में से 9 घटाया तो 291 वर्ग मीटर हो गया। रास्तों का कुल क्षेत्रफल हो गया 291 वर्ग मीटर। रास्तों पर फर्श करवाने का खर्च कुल क्षेत्रफल गुना खर्च प्रति वर्ग 150 रुपए है, तो 150 से 291 गुना कर दी तो हो गया 43,650 रुपए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। पहले हम पढ़ेंगे घनाभ का। वह वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो घनाभ कहलाती है। इसमें लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी है, जैसे लोहे की अलमारी, संदूक, ईंट, ब्रेड आदि। घनाभ में क्या होता है, 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोरे, 6 आयताकार फलके होती हैं। ऊपर फलक और निचला फलक सम्मुख फलकों का युग्म जोड़ा कहलाता है। बाएं और दाएं वाली फलक सम्मुख फलकों का दूसरा युग्म है। सामने और उसके पीछे के फलक सम्मुख फलकों का तीसरा युग्म। ठीक है, ये जो चित्र दिया हुआ है, ऊपर दिए गए चित्र में ए बी सी डी ऊपरी फलके हैं और ई एफ जी एच निचला फलक। ए बी सी डी तो ये ऊपरी हो गए और ई एफ जी एच हो गए निचला। ए डी ई एच बाया, ए ई डी एच हो गए बाया और बी सी एफ जी हो गए दाया फलक और सी डी ई एफ सामने का और ए बी जी एच पीछे वाला फलक होगा। सी डी ई एच तो हो गए सामने का, ए बी जी एच हो गए पीछे वाला। ठीक है, अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ उसके सभी फलकों के क्षेत्र का योग होता है। इसके सूत्र रूप में इस प्रकार कह सकते हैं, क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई। घन क्या होता है, वह वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है उसे घन कहते हैं। इसकी लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई और ऊंचाई भी बराबर होती है। घन के भी 6 फलकें होती हैं, सभी फलक वर्गाकार और क्षेत्रफल के समान होती हैं। ठीक है, मान लीजिए जिस किसी घन की एक भुजा ए है तो उसके भुजा का एक फलक का क्षेत्रफल होगा भुजा की पावर 2 यानी ए की पावर 2 और उसके 6 फलकों का क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा की पावर 2 यानी 6 गुना ए की पावर 2, 6 ए की पावर 2 और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 6 गुना भुजा की पावर 2। घनाभ और घन का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि V बराबर L गुणा B गुणा H और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 यानी V बराबर A की घात 3। घनाभकार वस्तुओं की संख्या बड़े घनाभ का आयतन बटे एक छोटे घनाभ का आयतन। उदाहरण 1 से समझते हैं। उस घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी, 15, चौड़ाई हो गई 12, ऊंचाई हो गई 8। संपूर्ण पृष्ठ बतानी है तो 2 और लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई। 15 गुणा 12, 12 गुणा 8 और 15 गुणा 8। 15 12 की गुणा करी 180, 12 अट्ठे 96, 15 अट्ठे 120 हो गया। इन तीनों को जोड़ दिया हो गया 2 गुणा 396 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी इससे गुणा करी तो हो गया 792 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।